प्रिय विद्यार्थियों, नवांक और डिजिलेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं भागीरथ शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम समाज विज्ञान का अध्ययन करेंगे। समाज विज्ञान के अंतर्गत आज हम इतिहास का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमें यह जान लेना आवश्यक है कि इतिहास क्या है। तो इतिहास क्या होता है? इतिहास एक विषय होता है जिसके अंतर्गत हम प्राचीन घटनाओं का अध्ययन करते हैं और प्राचीन घटनाओं का अध्ययन करके हम तत्कालीन समाज को समझने का प्रयास करते हैं कि उस समय का समाज किस प्रकार से रहता होगा, उस समय का समाज कैसे अपना राज्य चलाता होगा, कैसे वो लोग अपनी आजीविका कमाते होंगे, अर्थात उनका आर्थिक तंत्र किस प्रकार का रहा होगा, उनका राजनीतिक तंत्र किस प्रकार का रहा होगा। ये सब हम समझने का प्रयास करते हैं इतिहास में। तो आज हम इतिहास के अंतर्गत विश्व की एक महत्वपूर्ण घटना का अध्ययन करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति। यह फ्रांसीसी क्रांति को हम दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति का भाग 1। तो फ्रांसीसी क्रांति विश्व की एक महत्वपूर्ण घटना है। इस क्रांति के कारण दुनिया ने समानता और स्वतंत्रता की सीख ली। इस क्रांति के बाद फ्रांस में राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र की स्थापना हुई। एक लंबे संघर्ष के बाद फ्रांस में लोकतंत्र की स्थापना हुई और इस क्रांति से प्रेरित होकर विश्व के अनेक देशों में भी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हुए और वहाँ भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक सरकारों की स्थापना हुई। तो आज हम फ्रांसीसी क्रांति पढ़ने वाले हैं। तो फ्रांस क्या है? फ्रांस यूरोप का एक देश है जिसकी की राजधानी है पेरिस। तो यहाँ पर राजतंत्र के खिलाफ एक क्रांति हुई जिसने कि उस देश के राजतंत्र को उखाड़ फेंका और वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना की। तो आइए पढ़ते हैं कि आखिर ये क्रांति थी क्या। तो क्या हुआ? फ्रांस में 14 जुलाई सन 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 7,000 मर्द और औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय किया। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए थे। तो क्या हुआ? फ्रांस में 14 जुलाई के दिन फ्रांस की जनता वहाँ के राजतंत्र को ख़त्म करने के लिए एकत्र हो गई। बहुत सारे लोग एकत्र हुए और वो हथियारों को खोजने लगे। वो सरकार के जो राजतंत्र था, जो वहाँ की सरकार थी, जो वहाँ का राजा था, वो उसके हथियारों को ढूंढने के लिए इधर उधर घूमने लगे और वो सरकारी भवनों में जबरन ही प्रवेश करने लगे। तो क्या हुआ? अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह, मतलब बहुत सारे लोग, पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़े और वहाँ पर एक किला था जिसका नाम था बास्तिल का किला था। उन्होंने बास्तिल के किले की जेल को तोड़ डाला और वहाँ पर भारी मात्रा में उन्हें गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया और उस जेल के कैदियों को छुड़ा लिया गया, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी, वो केवल 7 थे। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था। इसलिए किले को ढहा दिया गया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह सजोना चाहते थे। तो ये थी फ्रांस की क्रांति। तो क्या हुआ? फ्रांस में फ्रांसीसी सरकार के विरुद्ध, वहाँ के राजा के खिलाफ, उसके राजा के खिलाफ फ्रांस की जनता ने विद्रोह कर दिया और वहाँ के एक किले जिसका नाम था बास्तिल, उस किले को उन्होंने तोड़ दिया और वहाँ के कैदियों को छुड़ा लिया। ये फ्रांस की क्रांति है। ये है वो किला जिसे वहाँ की जनता ने तोड़ दिया था। तो अब ये जो क्रांति हुई, इस क्रांति का क्या कारण था? यह क्रांति क्यों हुई? इसे जानने के लिए हमें फ्रांस के समाज के बारे में पढ़ना होगा कि उस समय का फ्रांस का समाज कैसा था।
उस समाज की क्या स्थितियाँ थी कि उन लोगों को क्रांति करने के लिए मजबूर होना पड़ा, उन लोगों ने क्रांति क्यों की। तो इसके लिए हमें तत्कालीन समाज का अध्ययन करना होगा। तो हम पढ़ते हैं 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज की स्थिति कि उस समय समाज कैसा था, समाज की क्या स्थिति थी कि उन लोगों ने मजबूर होकर राजतंत्र के खिलाफ एक विद्रोह कर दिया और अपने ही राजा के खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया। इसका क्या कारण था। तो आइए हम पढ़ते हैं फ्रांसीसी समाज की स्थिति। तो उस समय फ्रांसीसी जो समाज था वह 3 भागों में बटा हुआ था। उसके हर एक भाग को एस्टेट कहा जाता था। एस्टेट उसके एक भाग को कहा जाता था। तो उस समय का समाज 3 भागों में बटा हुआ था। वो था, एक था प्रथम एस्टेट, जिसमें कि जिसमें आपका पादरी वर्ग आता था। जो चर्च होती थी उनमें कार्य करने वाले लोग जो होते थे वो पादरी वर्ग के लोग कहलाते थे। तो वो था प्रथम एस्टेट। और दूसरा था द्वितीय एस्टेट, इसमें कुलीन वर्ग के लोग आते थे। और तीसरा था तृतीय एस्टेट, इसमें क्या थे, इसमें बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील और किसान और कारीगर और छोटे किसान और भूमिहीन मजदूर और जो नौकर होते थे वो इस तीसरे वर्ग में आते थे। तो ये उस समय का समाज था। चित्र 2 में फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाया गया है। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन ज़मीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत ही कम थी। अर्थात जो किसान थे उनकी ज़मीनों पर जागीरदारों का कब्जा था और उन्होंने अपनी ज़मीन को किसानों को किराए पर दे रखा था। इसलिए जो किसान थे वो वास्तव में अपनी ज़मीनों के मालिक नहीं थे, बल्कि उन्होंने ज़मीन को किराए पर ले रखा था। लगभग 60% ज़मीन पर कुलीनों, चर्च और तृतीय स्टेट के अमीरों का अधिकार था। तो जो वहाँ की ज़मीन थी उस पर कुलीन लोगों का और चर्च का अधिकार था। प्रथम 2 स्टेट्स कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेष अधिकार जन्मना प्राप्त थे। जो पहले के जो 2 वर्ग थे, प्रथम 2 वर्ग जो उस समाज के थे, उनके लोगों को कुछ अधिकार जन्म से प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेष अधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों में छूट। मतलब कि जो प्रथम 2 वर्ग थे उन दोनों वर्ग के लोगों को सरकार को कोई कर, कोई भी टैक्स नहीं देना होता था। मतलब वो सरकार को कोई कर नहीं देते थे। इनमें से तो क्या हुआ, कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेष अधिकार भी हासिल थे। उन लोगों को कुछ और अधिकार भी मिले हुए थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करते थे। वह किसानों पर कर लगाया करते थे। किसान अपनी स्वामी की सेवा, स्वामी के घर और खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना तथा सड़कों के निर्माण में सहयोग देना आदि करने के लिए बाध्य होते थे। तो जो तीसरा वर्ग था, तृतीय स्टेट, वह सबसे ज़्यादा पीड़ित था। जो पहले दोनों वर्ग थे वो दोनों ही वर्ग तीसरे वर्ग के लोगों पर बहुत अत्याचार किया करते थे। उनसे अपने सारे कार्य करवाते थे और इसके बदले में वह उन्हें बहुत ही कम इसका वो पैसा देते थे। तो आइए हम कुछ शब्दों को पढ़ लेते हैं जो कि हमारे लिए नए हैं। ये फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं। पहला है लिब्रे, इसका अर्थ होता है फ्रांस की मुद्रा थी। ये फ्रांस की मुद्रा का नाम है। यह 1794 में इसको समाप्त कर दिया गया। अगला है एस्टेट। एस्टेट क्या होता है, ये इस फ्रांसीसी समाज के वर्ग को अभिव्यक्त करता है। क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी है एस्टेट। और पादरी वर्ग क्या है, चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह, इसको कहते थे पादरी। और अगला है टाइद। टाइद क्या था, चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर। यह वह कर था जो चर्च किसानों पर लगाता था। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। अगला है टाइल। टाइल वह कर था जो सीधे राज्य के द्वारा राज्य को अदा किए जाने वाला कर। मतलब जनता यह कर सीधा राज्य को देती थी। तो मतलब जनता पर अब 2 प्रकार के कर थे। एक था टाइद जो कि चर्च द्वारा लिया जाता था, एक था टाइल जो कि राज्य द्वारा लिया जाता था। इस प्रकार वहाँ की जनता पर दोहरे
कर लगाए जाते थे वहाँ की सरकार द्वारा। ये देखिए, इस चित्र में आप देख सकते हैं कि एक तीसरे वर्ग का व्यक्ति किस प्रकार एक कुलीन व्यक्ति की सेवा कर रहा है। यह कुलीन व्यक्ति एक कुर्सी पर आराम से बैठा हुआ है, जबकि तीसरे वर्ग का व्यक्ति उसके लिए फल और सब्जियां लेकर आया है। और यह मतलब इस प्रकार से तृतीय वर्ग के लोगों को ये लोग परेशान किया करते थे। उनको परेशान करना, उनसे ज़बरदस्ती कार्य कराना, इससे कि वो लोग त्रस्त हो गए थे। इससे फ्रांस की जो जनता थी वो त्रस्त हो गई थी। इसीलिए उन्होंने क्रांति कर दी और उन्होंने अपनी सरकार को उखाड़ फेंका। तो अब क्या हुआ, इतनी विषम परिस्थितियों में जीने के कारण जो फ्रांस की जनता थी उसके सामने जीने का संकट पैदा हो गया। मतलब वो लोग अपने जीवन को जीने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अब संघर्ष क्या था, फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में लगभग 2.3 करोड़ थी, जो कि सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। परिणाम था क्या हुआ, अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई। मतलब वहाँ की जनसंख्या थी वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी, इसलिए अनाज की मांग वहाँ पर ज़्यादा बढ़ने लगी और इतना उसका उत्पादन हो नहीं पा रहा था। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्यान्न पाव रोटी की कीमतों में तेज़ी से वृद्धि हुई। पाव रोटी वहाँ की जनता का मुख्य खाद्यान्न था, लेकिन उसकी कीमत में लगातार वृद्धि हो रही थी, जो कि वहाँ की जनता जब उसे खाने की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी, पाव रोटी वहाँ के लोग ज़्यादा खाया करते थे। तब जब उन लोगों को पाव रोटी खरीदना भी मुश्किल हो गया, तो उन लोगों के सामने जीने का एक संकट पैदा हो गया कि अब वो जिए कैसे, क्योंकि उन्हें खाने के लिए पाव रोटी ही नहीं मिल पा रही थी और मिल भी रही थी तो बहुत महंगी मिल रही थी। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। मतलब जो व्यक्ति अमीर था वह अमीर होता गया और जो व्यक्ति गरीब था वह और भी ज़्यादा गरीब होता गया। स्थितियाँ तब और बदतर हो जाती जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे। तो फ्रांस की जनता जो कि रोजी रोटी के लिए परेशान थी, वो अपना जीवन बहुत ही संकट में बिता रही थी। इस कारण से भी वहाँ पर क्रांति हुई। यह भी क्रांति का एक कारण है। और इसका एक अगला कारण है कि जो तीसरा स्टेट था उसमें एक मध्यम वर्ग उभर कर आया। वह मध्यम वर्ग उस मध्यम वर्ग ने ये सोचा कि ये जो कुलीन लोग हैं, इन लोगों को जन्म से जो अधिकार प्राप्त हुए हैं, जो विशेष अधिकार इनको प्राप्त हैं, यह अधिकार इनको प्राप्त नहीं होना चाहिए। तो उन लोगों ने कहा कि इनके इन सभी अधिकारों को ख़त्म कर देना चाहिए। इसके लिए ही यह क्रांति हुई थी। यह क्रांति राजतंत्र को ख़त्म करने के लिए हुई। कुलीन वर्ग के लोगों को जो विशेष अधिकार मिले हुए थे, उन अधिकारों का अंत करने के लिए यह क्रांति हुई थी। तो देखिए, पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके थे। तो जो तीसरा वर्ग था, उस वर्ग के कुछ लोग उन्होंने कुछ व्यापार किया। इस व्यापार से उनके पास कुछ धन आया, जिससे कि वो लोग कुछ समृद्ध हुए और समृद्ध होने के साथ ही वो लोग शिक्षित भी हो गए। और जब वो लोग शिक्षित हुए तो उन लोगों ने यह सोचा कि क्यों हम इन कुलीन लोगों को विशेष अधिकार इनको हम क्यों दें, आखिर हम भी इनके बराबर क्यों नहीं हैं। तो इसलिए उन्होंने इनके विशेष अधिकारों के अंत की कल्पना की। अब देखिए क्या हुआ, 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया, जिसने फैलते
समुद्र समुद्र पारी व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। मतलब जो तीसरा वर्ग था उसमें से ही एक वर्ग निकला जिसने व्यापार के द्वारा धन कमाया और ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे स्टेज में इन सौदागरों और निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए। तो जो तीसरा वर्ग था, तीसरे वर्ग में एक समूह ऐसा निकला जो कि कुछ पढ़ा लिखा था और कुछ समृद्ध भी था। तो इन लोगों ने सोचा कि किसी भी व्यक्ति के पास जन्म से कोई भी विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी व्यक्ति ईश्वर के द्वारा बनाए हुए हैं और सभी व्यक्ति एक समान हैं, इसलिए सभी के अधिकार एक समान होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता होनी चाहिए। जो व्यक्ति योग्य है उसकी हैसियत अधिक ऊंची होनी चाहिए, ना कि जन्म लेने के आधार पर व्यक्ति की हैसियत अधिक ऊंची होनी चाहिए। मतलब कि हैसियत का आधार जन्म ना होकर उसकी योग्यता होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जेन जॉक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की। अपने अपने टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। उसने अपनी पुस्तक लिखी थी, उसमें उन्होंने लिखा लॉक ने कि राजा को कोई भी दैवीय अधिकार या दैवीय और निरंकुश अधिकार प्राप्त नहीं होते। ठीक है। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। तो इस प्रकार के जो विचार समाज के सामने रखे जाने लगे, इससे समाज प्रेरित हुआ और समाज ने राजतंत्र के खिलाफ क्रांति कर दी। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिका संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। तो जब अमेरिका ने अपने आप को ब्रिटेन से आज़ाद घोषित कर दिया तो वहाँ पर भी इसी प्रकार की सरकार बनाई गई थी, जिसमें कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये तीनों अलग अलग थी। इसमें क्या था कि शक्ति को एक व्यक्ति में केंद्रित न कर उसे अलग अलग व्यक्तियों के बीच में बांट दिया गया था। उनका मानना था कि यदि किसी एक ही व्यक्ति को संपूर्ण शक्तियाँ दे दी जाएं तो वह व्यक्ति भ्रष्ट हो जाता था। तो क्या होता था, पहले एक ही व्यक्ति होता था, वही राजा, वही न्यायपालिका भी वही होता था, मतलब न्यायाधीश भी वही होता था और विधायिका भी उसी के पास थी, मतलब कानून भी वही बनाता था, कानून का पालन भी वही करवाता था और न्याय भी वही व्यक्ति करता था। तो जब एक ही व्यक्ति को सारे अधिकार मिल जाते थे तो वह व्यक्ति अत्याचारी हो जाता था, वह व्यक्ति निरंकुश हो जाता था, वह व्यक्ति भ्रष्ट हो जाता था। तो इसने मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक में यही बताया कि एक ही व्यक्ति को सारे अधिकार नहीं मिलने चाहिए। इसलिए ये सारे अधिकार मतलब कानून बनाने की शक्ति और कानून को पालन करवाने की शक्ति और न्याय करने की शक्ति, इन तीनों शक्तियों को बांट देना चाहिए। मतलब ये तीनों शक्तियाँ अलग अलग व्यक्तियों के पास होनी चाहिए। तो इसी सिद्धांत के आधार पर अमेरिका में सरकार बनी थी, जहाँ की अलग अलग व्यक्तियों में ये शक्तियाँ दी गई। तो ये अमेरिका का संविधान भी फ्रांस के लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना। तो दार्शनिकों के इन विचारों पर कॉफ़ी हाउस व सैलून की
गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहस हुआ करती थी। मतलब इन व्यक्तियों के, इन दार्शनिकों के, इन विचारकों की बातों पर वहाँ के जो कॉफ़ी हाउस होते थे वहाँ पर लोग बैठकर इनके विचारों पर बहस किया करते थे। बातें इनके विचारों की वो लोग किया करते थे, और इनकी पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। मतलब कि इन लोगों के विचारों को संपूर्ण जनता में फैला दिया गया। पुस्तकों एवं अखबारों के लोगों के बीच ज़ोर से पढ़ा जाता था। जो पुस्तकें और जो अखबार थीं उनको लोगों के बीच में ज़ोर ज़ोर से पढ़ते थे। क्यों पढ़ते थे? क्योंकि वहाँ के बहुत से लोग अनपढ़ थे, और जो लोग पढ़े लिखे थे वो इन अखबारों को और पुस्तकों को ज़ोर ज़ोर से पढ़ते थे, ताकि अनपढ़ लोग भी इनके विचारों को समझ सकें। इसी समय लुई 16वें द्वारा राज्य के खर्च को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेष अधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। एक तो वहाँ की जनता पहले से ही परेशान थी, पहले से ही उनके द्वारा जो खाद्यान्न था वो बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका था। अब उस पर भी वहाँ का राजा, जो वहाँ का राजा था, कौन था? उसका नाम था लुई 16वां। लुई 16वां वहाँ का राजा था। वह वहाँ की जनता पर और नए कर लगाने वाला था। तो जब इस बात की जानकारी जनता को हुई तो वह उससे राजा के खिलाफ उनके बीच और भी ज़्यादा गुस्सा भड़क उठा। तो ये सभी कारण थे फ्रांसीसी क्रांति के। तो इन सभी कारणों से फ्रांस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांति हुई। अब हम पढ़ते हैं क्रांति की शुरुआत। तो अब ये पढ़ना हमें कि क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा है कि फ्रांसीसी क्रांति क्या है, फ्रांसीसी क्रांति क्या है और फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे, क्यों हुई फ्रांसीसी क्रांति। अब हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, इसका आरंभ कैसे हुआ। तो फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वें ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए एस्टेट्स जनरल की एक बैठक बुलाई। प्रतिनिधियों की मेज़बानी के लिए वर्साय के एक आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे, जो आमने सामने की कतारों में बिठाए गए। तीसरे स्टेट्स के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए। तीसरे स्टेट्स का प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। मतलब कि जब उस सभा को बुलाया गया तो उसमें तीनों स्टेट्स के व्यक्ति थे, उसमें 300 व्यक्ति थे पहले और दूसरे स्टेट्स के, और 600 व्यक्ति थे तीसरे स्टेट्स के। तो पहले जो पहले 2 वर्ग थे उन वर्गों के व्यक्तियों को सम्मान सहित आमने सामने रखी हुई कुर्सियों पर बैठा दिया गया, जबकि तीसरे वर्ग के व्यक्तियों को उनके पीछे खड़ा कर दिया गया, जो कि अपमानजनक था। तीसरे वर्ग का जो तीसरे वर्ग के लोग थे वो उन दोनों वर्गों के व्यक्तियों से ज़्यादा पढ़े लिखे और समझदार थे, वो लोग उनसे ज़्यादा शिक्षित थे। किसानों, औरतों और कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था, और इस सभा में उस राज्य के मतलब फ्रांस के किसानों को, औरतों को और वहाँ के मजदूरों को आने ही नहीं दिया गया। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों एवं मांगों की सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। मतलब जो तीसरा वर्ग था, तीसरे वर्ग के जो 600 लोग आए थे, वो इन लोगों की भी मांगों को लेकर अपने साथ लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से इन लोगों की मांग लेकर भी आए थे कि वो वहाँ की जनता वास्तव में क्या मांग रही है। तो यह इस सभा का आयोजन किया गया। इस सभा का आयोजन वहाँ की जनता पर नए कर लगाने के लिए किया जा रहा था। मतलब वहाँ की जनता जो कि पहले से ही करों के बोझ के तले दबी हुई थी, उस पर और भी नए नए कर लगाए जाने वाले थे। तो स्टेट्स जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। इस बार भी लुई 16वां इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए। तो इसमें क्या था, जो तीनों वर्ग थे, तीनों वर्गों को एक एक मत देने का अधिकार था। मतलब कि पहला वर्ग भी एक मत देगा, दूसरा वर्ग भी एक मत देगा और तीसरा वर्ग भी एक मत देगा। मतलब तीनों का एक एक मत था, एक एक इन तीनों का वोट था।
तो पहले दोनों वर्ग जिस तरह वोट देते थे वही प्रस्ताव पारित हो जाता था, और जो तीसरा वर्ग था उसके एक वोट की कोई कीमत नहीं रहती थी, क्योंकि वहाँ पर फैसला होता था बहुमत से, और बहुमत किनके पास था? दोनों वर्गों के पास। तो दोनों वर्गों के प्रस्तावों को मान लिया जाता था और तीसरे वर्ग के प्रस्ताव को नहीं माना जाता था। तो इस बार तीसरे वर्ग के लोगों ने यह मांग रखी कि अब की बार एक वर्ग को एक वोट के स्थान पर वर्ग के जो व्यक्ति थे, मतलब उनके लोगों के द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिससे कि सभी की संख्या बराबर हो जाएगी। लेकिन वहाँ के राजा ने उनकी इस बात को नहीं माना, उन लोगों की इस मांग को उसने अस्वीकार कर दिया। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था, जिसे मिसाल के तौर पर रूसों ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट्स के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। राजा ने उनके इस प्रस्ताव को नहीं माना कि एक व्यक्ति को एक मत का अधिकार दिया जाए। राजा ने उनकी इस मांग को अस्वीकार कर दिया। इससे क्या हुआ? तीसरा जो वर्ग था वो नाराज़ हो गया, और नाराज़ होकर वो सभा को छोड़कर बाहर चले गए। तो अब क्या हुआ? जो तीसरे वर्ग के लोग थे, जो उनके प्रतिनिधि थे, वो खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। ठीक है, तो 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए, मतलब ये वहाँ के एक टेनिस स्टेडियम में इकट्ठा हुए, और उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। उनका नेतृत्व मिराबियो और आवे सिए ने किया। मिराबियो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेष अधिकार वाले समाज को ख़त्म करने की ज़रूरत से सहमत था। तो अब क्या हुआ? जब राजा ने तीसरे वर्ग की मांग को अस्वीकार कर दिया तो ये लोग सभा छोड़कर बाहर आ गए, और इन्होंने एक इंडोर स्टेडियम में इन्होंने अपनी सभा का आयोजन किया, और इन्होंने अपने आप को एक नेशनल असेंबली बना लिया। इन्होंने एक नेशनल असेंबली मतलब एक राष्ट्रीय सभा अपने आप को घोषित कर लिया, और इन लोगों ने शपथ ली, इन लोगों ने कसम खाई कि जब तक हम सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान नहीं बना लेंगे तब तक इस असेंबली को हम भंग नहीं करेंगे। और इनके जो नेता थे वो कौन थे? मिराबियो और आवे सिए थे। मिराबियो एक कुलीन परिवार में इनका जन्म हुआ था, लेकिन यह इस बात को समझते थे कि कुलीन परिवारों को जो विशेष अधिकार दिए गए हैं वो गलत हैं और उनको ख़त्म किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार जो तीसरा वर्ग था उन्होंने एक नेशनल असेंबली का गठन किया। ये वो चित्र है जिसमें तीसरे वर्ग के लोग स्वयं को नेशनल असेंबली के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, और ये इसमें शपथ ले रहे हैं कि यह तब तक इस असेंबली को भंग नहीं करेंगे जब तक कि यह राजा की निरंकुश शक्तियों को कम करने वाला संविधान नहीं बना लेते। अब क्या हुआ? जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, मतलब जब ये जो राष्ट्रीय सभा थी जिसे तीसरे वर्ग के लोगों ने बनाया था, ये लोग संविधान का प्रारूप बना रहे थे, तभी क्या हुआ? उस समय पूरा फ्रांस आंदोलित था, मतलब पूरे फ्रांस में आंदोलन हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी। उस समय बहुत तेज़ सर्दी थी, और उस सर्दी में पूरी फसल बर्बाद हो गई, और पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। मतलब जो वहाँ के लोगों का जो खाना था, मतलब जो पाव रोटी थी, वह बहुत ज़्यादा महंगी हो गई थी, और बेकरी मालिक स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे थे। वहाँ के जो लोग पाव रोटी बनाते थे, बेकरी मालिक, वो लोग पाव रोटी को इकट्ठा करने में लगे हुए थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बास्टील पर धावा बोलकर उसे नस्तनाबूद कर दिया। तो क्या हुआ? जब वहाँ बहुत तेज सर्दी पड़ रही थी तो वहाँ फसल बर्बाद हो गई, जिससे पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। तो जो बेकरी के मालिक थे, मतलब जो दुकानदार थे जो कि पाव रोटी
बेचा करते थे वो लोग पावरोटी को जमा करने में लगे हुए थे ताकि उसकी कीमत और ज़्यादा बढ़ जाए। तो इससे क्या होता था, बेकरी के बाहर औरतों की लंबी लंबी लाइन लगी होती थी और वह घंटों तक इंतज़ार करती रहती थी कि अब उन्हें पावरोटी मिले, मतलब वो पावरोटी खरीदने के लिए बाहर खड़ी रहती थी। और जब उन्हें बहुत देर तक पावरोटी नहीं मिली तो उन लोगों ने क्या किया, वो महिलाएं गुस्से में आ गईं और उन लोगों ने पावरोटी की दुकान पर धावा बोल दिया और उसे नष्ट कर दिया, मतलब उन्होंने उस दुकान को लूट लिया। और दूसरी ओर क्या हो रहा था, जो सम्राट थे, सम्राट को भी इस बारे में जानकारी थी कि अभी फ्रांस में क्या हो रहा है, आंदोलन हो रहा है। तो इसलिए उन्होंने जो वहाँ की सेना थी उस सेना को नगर में प्रवेश का आदेश दे दिया। और लेकिन इस बात से वहाँ की जो जनता थी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई और उन्होंने 14 जुलाई के दिन बास्टील के किले पर धावा बोलकर उसे नष्ट कर दिया, था, जो कि फ्रांसीसी क्रांति की महत्वपूर्ण घटना थी, मतलब उसकी शुरुआत थी। और देहाती इलाकों में गांव-गांव यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लठैतों और लुटेरों के गिरोह बुला लिए हैं जो कि पकी फसलों को तबाह करने निकल पड़े हैं। और फ्रांस के गांव-गांव में यह अफवाह फैल गई कि जो जागीरदार हैं उन लोगों ने कुछ लोगों को बुला लिया है, कुछ लठैतों को और लुटेरों के कुछ गिरोह उन्होंने बुला लिया, अर्थात कुछ गुंडों को उन्होंने बुला लिया है जो कि किसानों की फसल को बर्बाद कर देंगे। कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बिलाचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिए। तो उन लोगों ने, जो गांव के लोग थे, जो गांव के किसान थे, उन लोगों ने भी डर कर, उन लोगों को बहुत क्रोध आया तो उन लोगों ने गुस्से में आकर जो गांव के जो जागीरदार थे उन लोगों के मकानों पर उन्होंने आक्रमण कर दिया। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया, उन लोगों के जो अन्न भंडार थे उनको उन्होंने लूट लिया। लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए। बहुतों ने तो क्या किया, पड़ोसी देशों में जाकर शरण ली। तो जो किसान थे वो किसानों के गुस्से के कारण, किसानों ने गुस्से में आकर वहाँ के जागीरदारों पर आक्रमण कर दिया, मतलब उन पर उन्होंने धावा बोल दिया, उनके मकानों को तोड़ दिया, उनके अन्न भंडार को लूट लिया और उनके जो कागज़ थे जिनके आधार पर वो लगान उनसे वसूलते थे उनको उन्होंने जला दिया और जागीरदारों को अपना शहर और अपना घर छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। तो यह फ्रांसीसी क्रांति का उसकी एक और घटना थी। और अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके, मतलब जब पूरे फ्रांस में इस प्रकार की विद्रोही घटनाएं होने लगी तो वहाँ के जो राजा थे लुईस होल्वे, उन्होंने सोचा कि जनता बहुत तेज विरोध कर रही है, मतलब उनकी जो क्रांति थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इससे राजा भी डर गया और अंततः राजा ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। उसने इस बात को स्वीकार कर लिया कि नेशनल असेंबली जो भी संविधान बनाएगी राजा उस संविधान को मानेगा। और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर संविधान का अंकुश होगा, अर्थात उसकी सत्ता अब संविधान के अनुसार ही चलेगी। अब वह निरंकुश शासक नहीं रहेगा। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। उस असेंबली ने राजा की सत्ता जो थी उस सत्ता की व्यवस्था को उन्होंने क्या कर दिया, हटा दिया। उन्मूलन मतलब उसको समाप्त करने का उन्होंने आदेश पारित कर दिया। तो इस प्रकार राजा की निरंकुश सत्ता को नेशनल असेंबली ने ख़त्म कर दिया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेष अधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया गया, मतलब जो पादरी वर्ग थे, जो चर्च का काम देखा करते थे, उन लोगों को भी अपने अधिकार छोड़ने पड़े और धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया। तो अब तक जनता पर जो कर चर्च के द्वारा लगाया जाता था उस कर को भी समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई, मतलब जितनी भी भूमि पर चर्च का अधिकार था, चर्च का
कब्जा था उस सभी को वहाँ की जो जनता थी उसको जब्त कर लिया। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। जो सरकार वहाँ की थी, जो वहाँ का जो राजा था, उसको लगभग 20 अरब लिब्रे की संपत्ति इससे प्राप्त हो गई थी। तो अब देखिए, तो ये क्रांति की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थीं। अब हम पढ़ते हैं संवैधानिक राजतंत्र के रूप में फ्रांस। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया इस पाठ में? अभी हमने पढ़ा है फ्रांसीसी क्रांति, मतलब फ्रांसीसी क्रांति क्या थी, और इसके बाद हमने पढ़ा कि फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। तो फ्रांसीसी क्रांति और उसके कारण, और इसके बाद हमने पढ़ा फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं कि फ्रांसीसी क्रांति होने के बाद वहाँ का जो राजतंत्र था वो कैसे संवैधानिक राजतंत्र के में बदल गया। मतलब जब वहाँ की नेशनल असेंबली ने एक संविधान बनाया तो राजा ने उसे किस प्रकार स्वीकार किया, और कैसे उनका जो राजतंत्र था, जो एक निरंकुश राजतंत्र था, वह एक संवैधानिक राजतंत्र के रूप में परिवर्तित हो गया। संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ है ऐसा राजतंत्र जो कि एक संविधान के द्वारा संचालित हो। तो सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे, जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक, जिन्हें मत देने का अधिकार था, का दर्जा दिया गया था, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने और असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। तो जब फ्रांस में क्रांति हुई और वहाँ के राजा ने जब नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी, तो नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान बनाया, और उस संविधान ने कानून बनाने का अधिकार किसे दिया? नेशनल असेंबली को वह अधिकार उन्होंने दे दिया। और जो नेशनल असेंबली थी वो अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। मतलब उसमें सबसे पहले नागरिकों का एक निर्वाचक समूह का चुनाव होता था, जो कि अपने असेंबली के सदस्यों को चुनते थे, है ना। तो जो सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। मतलब जो फ्रांस की पूरी जनता थी, मतलब जो उसके तीसरा वर्ग था, तीसरे वर्ग के सभी लोगों को अभी भी मतदान करने का अधिकार नहीं मिला था। केवल उन्हीं लोगों को मतदान करने का अधिकार था जो 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाया करते थे। उन्हीं लोगों को सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था, और जो बाकी के लोग थे उनको सक्रिय नागरिक का दर्जा न देकर उन लोगों को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया। ठीक है, और निर्वाचक यानी कि मतदाता बनने के लिए और असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों को करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में शामिल होना जरूरी था। मतलब उन लोगों को करदाता होना जरूरी था। जो व्यक्ति टैक्स भरता था वही व्यक्ति वोट डाल सकता था, और शेष जनता को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। तो संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ। तो वहाँ का जो संविधान था उसकी शुरुआत हुई पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ। मतलब इस घोषणा पत्र में वहाँ की जनता को कुछ अधिकार दिए गए थे, कुछ अधिकारों की घोषणा उनके लिए की गई। तो इसी के साथ इस संविधान का आरंभ हुआ। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक और आहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मना प्राप्त थे। और संविधान में ऐसा वर्णन किया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का अधिकार, अपनी बात कहने का अर्थात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, कानून के सामने बराबरी का अधिकार, ये सभी अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या थे? आवश्यक थे। और इन
अधिकारों को आवश्यक अधिकारों के रूप में स्वीकार किया गया और ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त थे और इन अधिकारों को छीना भी नहीं जा सकता था। राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक व्यक्ति के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करेगा। तो देखिए, इन अधिकारों को इस चित्र में इन अधिकारों को एक घोषणा पत्र के द्वारा घोषित किया गया। इस चित्र में इन अधिकारों को लिखा गया है और इन अधिकारों को कुछ चित्रों के माध्यम से भी दर्शाया गया है, क्योंकि वहाँ की जो जनता थी वो पूर्ण रूप से पढ़ी लिखी नहीं थी। इसलिए कुछ चित्रों में, इस चित्र में कुछ प्रतीक हैं। इन प्रतीकों के माध्यम से उस देश की जनता के अधिकारों को दर्शाया गया है। जैसे इसमें त्रिकोण में एक आँख बनी हुई है, तो यह आँख भी एक अधिकार का प्रतीक है। यहाँ पर एक राजशाही एक दंड है, एक डैनों वाली महिला है और लाल, नीला और सफ़ेद रंग में यह महिला फ्रांस के राष्ट्रीय रंगों को व्यक्त कर रही है। इसके हाथ में एक टूटी हुई जंजीर है। यह एक सर्प है जो अपने मुंह में अपनी पूंछ को दबाए हुए है, तो यह समानता का प्रतीक था। और यह एक बर्छी का गट्ठर है जो कि एकता का प्रतीक है और इसके ऊपर एक लाल टोपी टंगी हुई है जो कि वहाँ के दासता से मुक्त होने के बाद पहना करते थे। तो यह हर इस चित्र में जितने भी प्रतीक हैं वो किसी न किसी अधिकार को दर्शाते हैं और इसके अलावा इन अधिकारों को यहाँ पर लिखा भी गया है। तो हम एक एक प्रतीक के द्वारा जो भी अधिकार हैं उन सब का अध्ययन हम इसमें करेंगे। देखिए क्या है, राजनीतिक प्रतीकों के मायने। 18वीं सदी में ज़्यादातर स्त्री पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे। वहाँ के लोग इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे कि वो उन अधिकारों को पढ़ सकें। तो अब जनता को, इस अनपढ़ जनता को कैसे उनके अधिकार बताए जाएं, तो कुछ प्रतीक उसके लिए बना लिए गए। इसलिए महत्वपूर्ण विचारों का प्रचार करने के लिए छपे हुए शब्दों के बजाय अक्सर आकृतियों और प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। ये बॉर्बिए ने अपनी पेंटिंग चित्र आर्ट में अधिकारों के घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रकार के प्रतीकों का प्रयोग किया और इनमें प्रतीक क्या थे। एक थी टूटी हुई जंजीर जो अभी हमने चित्र में देखी थी। तो टूटी हुई जंजीर किस बात की प्रतीक थी? दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था। तो टूटी हुई जंजीर उन दासों की आज़ादी का प्रतीक थी। टूटी हुई हथकड़ी उनकी आज़ादी का प्रतीक थी। अब देखिए, छड़ों का बर्छीदार गट्ठर। अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है पर पूरे गट्ठर को नहीं, एकता में ही बल है। अच्छा, यह जो छड़ों का जो गट्ठर है यह एकता का प्रतीक है कि यदि सभी व्यक्ति एक होकर रहेंगे तो उन्हें हराना संभव नहीं होगा। अगला देखिए, त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आँख। यह किसका प्रतीक है? सर्वदर्शी आँख ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा देंगी। तो यह ज्ञान का प्रतीक था। आगे देखिए, राजदंड। तो यह शाही सत्ता का प्रतीक था, राजदंड, जो कि डैनों वाली महिला अपने हाथ में पकड़े हुए थी। आगे देखिए, एक अपनी पूंछ मुंह में लिए हुए सांप। यह समानता का प्रतीक है क्योंकि जो सांप है वह अपनी पूंछ को अपने मुंह में दबाए हुए है जिससे कि यह एक रिंग के आकार में बदल गया, एक अंगूठी के आकार में यह हो गया है और अंगूठी का इसका कोई भी ओर छोर नहीं होता। तो ये क्या है? एक समानता का प्रतीक है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति एक समान है, यह इस बात का प्रतीक था। और लाल फ्राइजियन टोपी, यह दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी थी। यह नीला, सफ़ेद और लाल रंग, यह फ्रांस के राष्ट्रीय रंग हैं। आगे है डैनों वाली स्त्री। यह कानून का मानवीय रूप है, मतलब ये कानून का प्रतीक थी कि अब देश में कानून का शासन होगा और विधिपट कानून सबके लिए समान है और उसकी नज़र में सभी लोग बराबर हैं। तो यह उसके संविधान
कि जो संविधान का प्रारंभ हुआ था वो इसी प्रकार की एक घोषणा पत्र के साथ हुआ था। और इसके साथ ही अब जो फ्रांस था वह एक संवैधानिक राजतंत्र बन चुका था। ठीक है, तो यहाँ पर पहले भाग में हम इतना ही पढ़ेंगे। तो पहले भाग में हमने क्या क्या पढ़ लिया है। पहले भाग में हमने फ्रांसीसी क्रांति क्या थी इसके बारे में पढ़ा, और फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई इसके बारे में पढ़ा, और फिर फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, और इसके बाद हमने फ्रांसीसी जो राज्य था उसको संवैधानिक राजतंत्र में वह किस प्रकार बदला इसके बारे में हमने पढ़ा। अब अगले पार्ट में हम इसके आगे के आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला भाग यहाँ पर पूरा हुआ जिसमें हमने फ्रांसीसी क्रांति भाग 1 को पढ़ा। अब हम अगले वीडियो में फ्रांसीसी क्रांति भाग 2 पढ़ेंगे। धन्यवाद।